हेलो एवरीवन, क्लास 10th विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में और संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, संतुलित कैसे करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, कमरे के ताप पे दूध का फट जाना, अंगूर का किण्वन होना और इत्यादि बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इस चैप्टर में हम रासायनिक परिवर्तन के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनका शेप, साइज, आकार या घनत्व में परिवर्तन करके, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसके शेप, साइज, आकार या घनत्व में भी बस परिवर्तन होता है। जैसे कोई कागज़ का टुकड़ा लेते हैं, उसको हम अलग कर देते हैं तो वो केवल छोटे छोटे दो टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा एक कागज़ ही। लेकिन अगर हम उसको जला देते हैं तो जलने के बाद वो राख में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो शेप, साइज, आकार में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यदि कोई नया पदार्थ बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम पहला टॉपिक जो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन बहुत से सिंपल है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तथा उसके गुण भी भिन्न होते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उसका गुण भी भिन्न होता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ इम्पॉर्टेंट उदाहरण हैं, जैसे दूध का दही बनना। दूध का दही बनना, जैसे गर्म दूध में यदि हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं, यानी कि भोजपुरी में जोरन कहते हैं, उसको हम डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। और कोयले का जलना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पकना और भोजन का पचना, यानी कि जो हम भोजन को पचाते हैं, शरीर में डाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, तो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन ही है। और श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है, क्योंकि श्वसन में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाएँ एब्जॉर्व कर लेती हैं, और जो हम खाते हैं खाना तो उससे हमें जो ग्लूकोज प्राप्त होता है तो उससे अभिक्रिया करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होता है। इसके बारे में हम 6वें चैप्टर यानी कि जैव प्रक्रम में अच्छे से पढ़ेंगे। और एक और उदाहरण है मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम रिबन को जलना के बारे में इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो पहला हमारा अवस्था में परिवर्तन। जब किसी पदार्थ में ऐसे, यानी कि पहले कोई वस्तु ठोस अवस्था में थी, अभिक्रिया होने के बाद वो द्रव में बदल जा रहा है, गैस में बदल जा रहा है, तो क्या है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दूसरा हमारा रंग में परिवर्तन। पहले अभिक्रिया होने से पहले पदार्थ किसी और रंग में था, अभिक्रिया होने के बाद उसका रंग बदल जा रहा है, तो वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। और तीसरा है तापमान का बढ़ना। जब हम चूने को पानी में डाल देते हैं तो पानी का तापमान बढ़ जाता है। और चौथा है हमारा गैस का निष्कासन। जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो उसका तापमान तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ उसमें गैस की कुछ छोटी छोटी बूंदें निकलने लगती हैं बाहर, यानी कि गैस भी निकलता है। तो गैस का निकलना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का ही एक परिवर्तन है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, लेकिन रासायनिक समीकरण को समझने से पहले हम एक मैग्नीशियम रिबन जलने का एक क्रियाकलाप करेंगे, जिसके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण को लिखने के बारे में सीखेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं और उसे संतुलित करना भी सीखेंगे। तो उसके पहले हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो आगे हम क्रियाकलाप करने वाले हैं, क्रियाकलाप 1.1। इससे हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का सीखेंगे और उसके बाद हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी सीखेंगे आगे। तो क्रियाकलाप 1.1 है कि 3 से 4, आपको एक क्रियाकलाप किताब में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा दे रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे कि 3 से 4 सेमी लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं, यानी कि 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन का भी यहाँ पे मैं फ़ोटो शो कर दूँगा। तो उसे देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन कैसा दिखता है।
मैग्नीशियम 3 से 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ करेंगे। अब रेगमाल क्या है? रेगमाल आपको पंचर वाले दुकान पे देखने को मिलेगा। पंचर बनाने वाले उसे टिप को रगड़ते हैं, तो उससे हम साफ़ कर लेंगे। मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों करेंगे रेगमाल से रगड़कर? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पर एक भूरे रंग की परत चढ़ी रहती है, भूरे या काले रंग की परत चढ़ी रहती है, जिसको हम रेगमाल से रगड़कर साफ़ करते हैं। क्यों साफ़ करते हैं? क्योंकि वो सीधे आग के संपर्क में आ नहीं पाता है, जिससे वो पूर्ण रूप से जल नहीं पाता है। तो इसीलिए हम रेगमाल से रगड़ के उसे साफ़ कर लेंगे और वो चमकदार बन जाएगा। यानी कि 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेना है और इस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ी रहती है, काले या भूरे रंग की, जिसको हम रेगमाल से रगड़ कर साफ़ कर लेंगे। तो जो रेगमाल से रगड़ कर साफ़ कर लेंगे, तो दूसरा हमारा क्या कहते हैं, इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करते हैं। यानी कि ये जो है ये मैग्नीशियम रिबन, इसको चिमटे से पकड़कर किसी स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका हम क्या करवाते हैं, दहन करवाते हैं। जब हम इसका दहन करवाएंगे, दहन करवाने के बाद हमें एक राख, एक श्वेत प्रकार से ये जलेगा और एक हमें सफ़ेद कलर का राख प्राप्त होगा। उस राख को हम क्या करेंगे, एक वॉश ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे। और ये क्या है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ये क्या है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो राख हमें प्राप्त होगा वो क्या है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस क्रियाकलाप को यदि हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम आगे जानने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को, ये क्या है हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि 3 से 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन को हम लिए हैं, उसको रेगमाल से रगड़ कर साफ़ किए हैं। साफ़ करने के बाद इसे चिमटे से पकड़ के स्प्रिट लैंप या बर्नर से हम इसका दहन करवाएँ। दहन करवाने के बाद हमें एक राख प्राप्त हुआ है, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसी को इतना बड़ा न लिखने की जगह पे हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करेंगे। तो आगे हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण के यहाँ पे हम डिफिनेशन देखते हैं कि रासायनिक समीकरण हम कहते किसे हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिकारक व उत्पाद को रासायनिक सूत्रों या संकेतों के रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जो पदार्थ, उनको हम कहते हैं अभिकारक, और जो उनसे प्राप्त होता है हमें उत्पाद, उनको कहते हैं उत्पाद। तो उन्हीं को हम रासायनिक सूत्रों या संकेतों के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन है। तो हमने जो क्रियाकलाप किया था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए थे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि राख प्राप्त हुआ था। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसी से हम अब इतना बड़ा जो अभिक्रिया है, इतना बड़ा न लिखने की जगह पे हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। तो आपके मन में सवाल यही होगा कि रासायनिक समीकरण को हम उपयोग करते क्यों हैं। तो रासायनिक समीकरण का उपयोग हम इसीलिए करते हैं कि इतना बड़ा अभिक्रिया न लिखने की जगह पे हम छोटा कर देते हैं। यानी कि साइंटिस्टों ने सोचा कि इतना बड़ा अभिक्रिया न लिखने की जगह पे हम इसको छोटा कैसे कर सकते हैं। तो छोटा करने के लिए उन्होंने क्या किया था, रासायनिक समीकरण का उपयोग किया था। जैसे यहाँ पे है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यदि हम इसको समीकरण के रूप में लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी रासायनिक अभिक्रिया को, इतना बड़ा रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हम क्या किए हैं, शब्द समीकरण यानी कि समीकरण के रूप में लिख दिए हैं। इतना बड़ा न लिखने की जगह पे हम शब्दों का उपयोग करके शब्द समीकरण बनाए हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। यहाँ पे छोटा सा ऐसे त्रिभुज बनाएंगे, ये क्या है, जलने का प्रतीक है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। इसको हम कहेंगे शब्द समीकरण। जो हमारा है इसको हम क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। इधर का पार्ट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी कि ये जो तीर है,
तीर के लेफ्ट साइड के पार्ट को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो राइट साइड का पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। इधर के पार्ट को क्या कहेंगे, अभिकारक। अब हम इतना बड़ा हिंदी न लिखने की जगह पे हम क्या करेंगे, रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करेंगे। जैसे मैग्नीशियम के क्या होता है, Mg। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। और ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरह हुआ है। तीर का निशान उसी तरफ दर्शाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा, MgO। ये रासायनिक सूत्र आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। तो हम क्या किए हैं, पहले कोई रासायनिक अभिक्रिया था उसको हम शब्द समीकरण के रूप में लिखे हैं। अब उस शब्द समीकरण को हम इतना बड़ा न लिखने की जगह पे, इतने सारे मात्राओं को न लिखने की जगह पे हम क्या किए हैं, रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किए हैं। अब हम इस रासायनिक सूत्रों का प्रयोग तो कर लिए, अब हम क्या देखेंगे, इधर का पार्ट हमारा क्या है, इधर का पार्ट हमारा है अभिकारक। अभिकारक। और इधर का पार्ट हमारा क्या है, उत्पाद है। तो आपको रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते कैसे हैं ये तो पता चल गया होगा। आगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। संतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, तो हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, ना ही रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद द्रव्यमान का विनाश होता है। तो द्रव्यमान का ना ही तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इसीलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो हमारा जो समीकरण है, जैसे हमारा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसकी जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, हमारा समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। इसमें देखते हैं कि मैग्नीशियम 1 है, यहाँ उत्पाद में भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने से पहले हीट एंड ट्रायल मेथड में हमें यह बताया गया है कि पहले इसके चारों तरफ बॉक्स बना ले। बॉक्स क्यों बनाते हैं, ताकि इसके अंदर हम कोई परिवर्तन ना कर सकें, जो भी परिवर्तन करना है हम इसके बाहर करेंगे। ये जो तीर का निशान है ये अपक्रिया की दिशा को दर्शाता है, ये अपक्रिया की दिशा को दर्शाता है। तो तीर के ऊपर हम कुछ भी ऐसे, जैसे कि टेम्परेचर देते हैं तो उसके ऊपर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो ऐसे छोटा सा त्रिभुज बना देंगे। ये क्या है, ऊष्मा का प्रतीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। जब हम 2 लगाएंगे तो 2 से दोनों में गुणा होगा, तो 2 मैग्नीशियम हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो इसको भी हम 2 बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, इसके आगे हम 2 लगा देंगे। अब जो समीकरण हमारा संतुलित हो चुका है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि ये दोनों में गुणा हो रहा है। तो अब जो हमारा फाइनल समीकरण बनेगा वो कैसे बनेगा, देखेंगे 2Mg प्लस O2 gives 2MgO। ये समीकरण हमारा संतुलित हो चुका है। आगे हम एक और समीकरण संतुलित करते हैं। जैसे हमारा है हाइड्रोजन H2 प्लस O2, इससे क्या बनता है, हमारा जल बनता है H2O। ये क्या है, 2 गैस हैं, 2 गैस के मिलने से जल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस, किसी सिलेंडर में हम यदि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को रख देते हैं तो कुछ समय के बाद आके हम जब देखेंगे तो क्या हो, जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो वही देख रहे हैं यहाँ पे हम, इसको भी हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं इधर का पार्ट क्या है, हमारा अभिकारक है, इधर का पार्ट क्या है, हमारा उत्पाद है। तो यहाँ पे हम अभिकारक में देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 है। अभिकारक में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 2 है लेकिन उत्पाद में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन 1 है। तो इसके भी हम चारों तरफ बॉक्स बना लेते हैं। जब हम बॉक्स बना लेंगे तो इसके अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आपको हमेशा बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको भी हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को जब 2 बनाएंगे तो इसके आगे भी हम 2 लगा देंगे। तो 2 से दोनों में गुणा हो रहा है, हाइड्रोजन पहले से ही 2 है, तो 2 का जब गुणा होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन केवल 2 है, यहाँ पे उत्पाद में हाइड्रोजन 4 है, तो इसको भी हम 2 बनाएंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4। अब जो हमारा फाइनल समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये क्या है हमारा H2O, ये क्या है, जल का सूत्र है। तो ये हमारा जो समीकरण है ये संतुलित हो चुका है। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको इस तरीके से समीकरण आएगा तो आप क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे। तो इस तरीके से आप संतुलित कर देंगे। ये जो समीकरण है ये हमारा संतुलित हो चुका है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही छोटे और कुछ बड़े भी समीकरण, जब बड़े समीकरण पूछे जाएंगे तो हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके हम, तो आपको एक बात और जानना जरूरी है, जैसे कोई वस्तु ठोस होता है तो उसको हम यस से दर्शाएंगे, कोई वस्तु द्रव में होता है, द्रव अवस्था में, तो उसको हम एल से दर्शाएंगे, कोई वस्तु गैस अवस्था में होता है तो उसको हम किससे दर्शाएंगे, जी से, और कोई वस्तु जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन यानी कि जल का घोल होता है, जलीय विलयन, तो उसको हम किससे दर्शाएंगे, AQ यानी कि एक्वस से। तो ये बातें याद रखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, तो इसको यस से दर्शाएंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, लिक्विड, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इसको हम जी से दर्शाएंगे। और जो हमारा फाइनल मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो क्या है, हमारा सॉलिड है, तो इसको भी यस से दर्शाएंगे। तो इस तरीके से आप दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी दर्शा सकते, मतलब पूछेगा तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड के यूज़ करके आगे यदि पूछेगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। तो आपको ऐसे ही कॉपी में सूची बना कर दिया हुआ है, उसको भी आप किताब में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और ये जल बना है, जल क्या है, हमारा लिक्विड है। तो इस तरीके से आप दर्शा भी सकते हैं। आगे हम कुछ और समीकरण को संतुलित करते हैं। आगे एक और हम समीकरण को संतुलित करेंगे। ये क्या है, हमारा आयरन है, जल के साथ रिएक्शन करता है तो ये Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो इसको भी हम संतुलित करेंगे। तो इसको हम संतुलित करने के लिए जैसे ऐसे बड़ा समीकरण आता है जिसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके ही संतुलित करेंगे। तो इसके लिए हम पहले सूची बना लेंगे। तो हमें देखते हैं कौन कौन सा पदार्थ देखने को मिलता है। पहले तो हम देख रहे हैं Fe कितना है, 1 है, तो इसको हम बना लेंगे। इधर का पार्ट क्या है, अभिकारक है। और क्या देख रहे हैं, H2O, H कितना है, 2 है, और O कितना है, 1 है, तो क्या है, अलग ग्रुप है। और इधर हम देख रहे हैं उत्पाद में Fe कितना है, Fe हमारा है 3, O कितना है, O हमारा 4, और यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अकेला है, H कितना है, 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या बन गया, सूची बन गया। इधर का पार्ट हमारा क्या है, अभिकारक है, और इधर का पार्ट हमारा क्या है, उत्पाद है। तो इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Fe कितना है, 1 है, यहाँ पे देख रहे हैं Fe 3 है। और जो हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड होता है उसमें कहता है कि उसमें जो सबसे अधिक असंतुलित होता है उसको हम पहले संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन को हम पहले संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हमको क्या करना है, हम बॉक्स नहीं बनाएंगे इसके ऊपर, वैसे डायरेक्ट ही बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को इस साइड में 4 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यदि ऑक्सीजन को हमें 4 बनाना है तो इसके आगे हम यदि 4 लगा देते हैं, तो ये यानी कि इसके आगे हम 4 लगाते हैं, तो 4 लगाएंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन जब 4 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। जब 4 का इस पूरे में 4 का जब हम गुणा करवाते हैं तो हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो जा रहा है, और ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो अब क्या हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन तो हो गया संतुलित। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या करेंगे, Fe इधर कितना है, 3 है, इधर कितना है, 1 है, यानी कि इस साइड में हमको क्या करना है, इसको 3 करना है। तो इधर हम यदि हम आगे 3 लगा देते हैं तो इधर Fe कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर भी 3 है, तो यानी कि यहाँ पे हम 3 लगाते हैं तो इधर भी Fe 3 है, इधर भी Fe 3 हो जाएगा। अब हमारा जो बचता है लास्ट में वो क्या बनता है, बचता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इस 2 को हमको कितना बनाना है, 8 बनाना है। तो यहाँ पे हम 4 यदि लगा देते हैं
तो 4 लगाएंगे तो अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 लग जाएगा। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ की मदद से, ये जो सूची है इसकी मदद से हम समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो फाइनल जो हमारा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, इसको मैं मिटा लेता हूँ। अब जो समीकरण बनेगा वो क्या बना है, 3Fe + 4H2O, अब क्रिया होने के बाद Fe3O4 + 4H2 ये बना। एक और समीकरण हम बैलेंस करते हैं, जैसे हमारा है जिंक। जिंक क्या होता है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो एक सूची बनाते हैं हम, जैसे इसमें अभिकारक में कौन सा है, जिंक है, जिंक 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फ़र कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो अभिकारक का पार्ट हो गया। उत्पाद में हम देखते हैं कि जिंक कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। सल्फ़र कितना है, 1 है, सल्फ़र 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिंक भी 1 है, जिंक भी 1 है, हाइड्रोजन अभिकारक में, उत्पाद में, यानी कि सब सेम है, यानी कि सबकी संख्या बराबर है। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी समीकरण आ सकता है जो पहले से ही संतुलित होगा। इस जो समीकरण है ये पहले से ही संतुलित है, तो ऐसा ना हो कि आप उसको भी संतुलित करने में लग जाएं तो आप समीकरण को गलत भी कर सकते हैं। तो पहले इस तरीके से सूची बना के चेक कर लीजिएगा कि समीकरण संतुलित है कि नहीं है। वैसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जिंक 1 है, यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे सल्फ़र 1 है, यहाँ पे सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि समीकरण संतुलित है कि नहीं है। जब संतुलित नहीं होगा तो उसको आप हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो संतुलित रासायनिक समीकरण है समझ में आ चुका होगा। अगर अभी कोई भी डाउट होता है तो एक छोटी सी और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं ABCD मेथड, ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड और ABCD मेथड दोनों का यूज करके आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो अगले पार्ट में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतना पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा है, संतुलित रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण को लिखने के साथ साथ हम समीकरण को संतुलित करना भी सीखे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में और उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।